बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मैचेस जारी हैं और मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच खेला जाना है आज। लेकिन इससे कबल कल के मैच बड़ा दिलचस्प रहा है और जहां पर मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी पेशावर के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना मुल्तान सुल्तान को करना पड़ा और पेशावर ने पहली कामयाबी पाकिस्तान सुपर लीग 9 में हासिल कर ली है और कल 5 रन से कामयाबी ज़रूर मिली उन्हें, लेकिन मुल्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया। मुसलसल अगर ऐसा लगता था कि मुल्तान सुल्तान जो है चौथा मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग का, लेकिन ब्रेक लगा दिया पेशावर ज़ल्मी ने कल के मैच में। और कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें हासिल किया। आरिफ याकूब वो वाहिद बॉलर है जिन्होंने SNGPL की जानिब से खेलते हुए डिपार्टमेंट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आखिरी 2 मैचेस में विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग से ये जो पाकिस्तान के अंदर शामिल हुआ और उससे कबल वो सिंध प्रीमियर लीग में अपना जौहर दिखा चुका है, जहाँ से उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उन्हें पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें पिक किया और अब वो बाकायदा तौर पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सारे सूरताल पे बात भी करेंगे, आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। तो रियाज साहब, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा और जहां पर अगर हम देखें तो 169 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान ने, पेशावर ज़ल्मी ने, और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान वो टारगेट चेस करने में, पेशावर ज़ल्मी टारगेट चेस करने में कामयाब हुई है। आप ऐसा लगता है कि कल के मैच की कामयाबी को किसको क्रेडिट देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, कल का मैच जो था वो बहुत ही अच्छा मैच था, 4 टू फिनिश मैच हुआ है वो। और आप ये देखें कि आखिरी ओवर, आखिरी गेंद तक मतलब इस वेट किया जा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। इससे कबल जो मैचेस हुए हो तो आपने देखा एक एक ओवर पहले ख़त्म हो गए, 1.5 ओवर पहले ख़त्म हो गए, कई कई विकेटों से लोग जीते या एक आध विकेट से जीते। लेकिन कल का मैच जो था उन चंद मैचेस में से एक है जो अभी तक PSL के हुए इस सीज़न में। तो मैं समझता हूँ बड़ा मार्केट मैच था। रन्स जो थे वो आप ये आपको समझें लगता है कि पेशावर ज़ल्मी ने जो 179 रन स्कोर किए थे वो ऐसा था कि मुल्तान सुल्तान आसानी से चेस कर सकती थी? ऐसा एक वक्त ऐसा लगा कि आसानी चेस हो जाएगा, मुल्तान सुल्तान चेस कर लेगी। मुल्तान सुल्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरह से वो मतलब ये कि आपने देखा ना कि तीनों मैचेस इससे कबल वो जीते, तो उसको देखते हुए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जो है रन्स बना लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं इसमें, 2 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। एक तो जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, आरिफ याकूब, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब ये कि बॉलिंग का मुजाहरा किया जिसके नतीजे में पेशावर ज़ल्मी को ये कामयाबी मिली। लेकिन जो बैटिंग के दौरान जो प्रेशर आया इफ्तिखार पे, अगर वो उसको थोड़ा सा प्रेशर को ले लेते और सह लेते और उससे निकल जाते तो मैं ये समझता हूँ कि टीम जो है कामयाबी हो सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि इफ्तिखार ने मतलब ये कि अच्छे रन्स बनाए, छक्का भी मारा, चौका भी मारा, और इससे कल वो जो एक और मैच था उसमें 11 बॉलों पे 34 रन भी बनाने में कामयाब रहे। बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं तो, और सीनियर खिलाड़ी अब तो वो हो गए हैं टीम के, काफ़ी मैचेस उन्होंने खेले। तो कल जो मतलब एक मौके पे जो मुल्तान की प्रेशर सिचुएशन में आ गई थी, एक करंट सिचुएशन हो गई थी, तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं यही वक्त होता है कि वो उस वक्त अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। मैं ही समझता हूँ कि वो जो परफॉर्मेंस उन्हें पेश करनी थी वो परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सके। और दूसरी जानिब जो है आरिफ याकूब ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश की जब उन्होंने एक ओवर में मतलब 2 विकेटें ली और वो 3 विकेटें जो है लेने में कामयाब रहे। तो मैं समझता हूँ कि यही दोनों टीमों का फ़र्क था, वरना रन्स यकीनन आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से रन्स कम थे, रन कम थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ओवरऑल नए खिलाड़ियों के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है ये PSL चल रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो साइम अय्यूब मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं अब तक। देखें शहजादा, ये टेम्परामेंट का फ़र्क होता है, या तो मतलब लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हो गई थी और लोग बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे। लेकिन खिलाड़ियों के जो मतलब ये इस तरह का सिलसिला होता है उसमें बैड पैचेस भी आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिस अंदाज से स्ट्रोक खेलते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मतलब खड़े होते हैं, तो उनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन और कल जो मतलब जिस तरह से वो आ रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने मिस कैलकुलेट किया है और वो बाउंड्री के करीब मतलब ये कि
जाके मतलब उनका कैच हुआ है। तो अगर होना ही चाहिए कि जब बैटर खासतौर से T20 में या जो भी मतलब फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं, अगर आपने ये सोच लिया होता है कि आपने ये 6 करना है, तो फिर आपको उसी कुव्वत के साथ और आपकी डायरेक्शन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मर्ज़ी के मुताबिक वो जो है छक्का हो। लेकिन जब आप थोड़ा सा शेकी होते हैं और छक्के के मेयार पे नहीं खेलते, तो फिर यही होता है। लेकिन बाज़ औक़ात बैट्समैनों के पास टाइम जो है कम होता है, जब वो मतलब एक फुटवर्क एडजस्ट करके और फिर स्ट्रोक खेलते हैं, तो उसमें से इतना टाइम मतलब ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का लम्हा होता है जिसमें आपको अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। गेंद का जब पहला मतलब बाउंस पड़ता है ज़मीन पे, उसके बाद आपको ये फैसला करना होता है कि गेंद के साथ क्या आपने बिहेव करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि साईं अयूब ने अच्छा स्ट्रोक खेला था, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वो बिल्कुल बाउंड्री के पास आउट हो गए। तो ये इस तरह की चीज़ें तो T20 में होती हैं, लेकिन असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट है, जिसमें आपको इस मेयार का पता चलता है कि आप उस मेयार पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी जितने भी हैं, उनको थोड़ा सा इंडिविजुअल जो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसकी जानिब तवज्जो देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब इस तरह के क्रूशल मैचेस होते हैं, T20 मैचेस होते हैं, तो आपको अपने हवास को काबू में रखना होता है। आपको जो है चारों तरफ निगाह दौड़ानी पड़ती है कि कौन सा बॉलर आपके सामने है, आपकी अपोनेंट जो है फील्ड प्लेसिंग मतलब ये कि टीम की क्या है, उसको देख के फिर आपको इतने बड़े स्ट्रोक का जो है फैसला करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि साइम अयूब से चूक हुई और जो एक एक्सपेक्टेशन उनके मतलब मुतालिक कायम कर दी गई है कि वो बहुत अच्छे मतलब बैटर हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे बैटर हैं, लेकिन ये वो मौके होते हैं, ये वो सिचुएशन होती है जहां आपको प्रैक्टिकली अपने आप को साबित भी करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, ये चीज़ें होती हैं। और साइम अयूब जो है एक अच्छे बैटर हैं और मुस्तकबिल में जो है उनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें कायम की जा सकती हैं। लेकिन आप ये देखें कि मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि अपना शकील सऊद जो हैं वो जो है मतलब इस वक्त जो है हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है उन्होंने, वो 116 रन्स पे हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। फिर इसी तरह से अगर आप देखें डेविड मालान, उन्होंने जो है 102 रन स्कोर किए हैं। अगर आप बॉलिंग की साइड पे आ जाएं तो आप ये देखें कि मोहम्मद अली जो एक नए मतलब एक बॉलर निकल के सामने आए हैं, अभी तक उन्होंने 10 विकटें ली हैं। और इसी तरह से अब्बास आफरीदी जो है वो 7 विकटें ले चुके हैं। तो ये देखें ये नए बॉलर्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। जो हमारे पुराने मतलब एक बॉलर्स हैं, जैसे आप नसीम शाह को ले लें या शाहीन शाह आफरीदी, जो उनके खिलाफ जो इनके मुतालिक मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी, या हसन अली को देख लें या आमिर को देख लें, तो वो अभी तक उस फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें रोज़ाना एक नई चीज़ें होती हैं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको देखना चाहिए। और ख़ास तौर से अब जब 4 या 5 मैचेस हो जाएंगे हर टीम के, तो उसके बाद फिर आप ये राय कायम कर सकेंगे कि कौन सी टीम जो है वो आगे निकल सकती है, कौन सी टीम पीछे आ सकती है, और कौन से खिलाड़ी जो है हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं रियाजुद्दीन साहब, और हमें अब स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है सैयद मोहम्मद नदीम साहब ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं आपको एक ज़रूर ब्रेकिंग दे दूँ, क्योंकि सिंध गेम्स इस वक्त जारी हैं और सिंध गेम्स में 10,000 मीटर रेस हो रही थी और वहां पर एथलीट से जख्मी हुए और तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, अब तक 40 मिनट हो चुके हैं, फर्स्ट एड अब तक नहीं पहुंची है वहां पर। और ऐसे इंतजामात जो बहुत ज़्यादा कल तक कहे जा रहे थे कि जूते नहीं है, कोई बात नहीं, प्लेयर रनिंग करते दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एथलीट जख्मी हो जाते हैं, 40 मिनट तक वहां पर रहते हैं, कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। 15 करोड़ रुपए सिंध गेम्स में ज़रूर दिए गए हैं इस इवेंट के अंदर लगाने के लिए, लेकिन कहां लग रहे हैं ये पैसे, ये तो शायद निगरान जो है जुनैद अली शाह साहब ही बता सकते हैं। क्योंकि कल जब मैंने उनसे सवाल किए थे तो वो यही कह रहे थे कि बहुत कुछ हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, 8 साल के बाद जरूर हो रहा है। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। रियाज साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। रियाज साहब, ऐसे इंतजाम कल भी हमने देखे कि खिलाड़ियों को मिलते दिखाई नहीं दिए, और वहां पर हमने देखा कि खिलाड़ियों को जूते तक नहीं मिले, फिर रिहाइश का इंतजाम सही नहीं है। फिर अभी एक जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये लम्हे फिक्रिया है कि 40 मिनट तक जो एथलीट था वो बेहोश रहा है और कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। लम्हे फिक्रिया समझते हैं आप ये? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, जब इतने बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसकी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ये आप ये बात बता रहे हैं कि किसी खिलाड़ी का मतलब ये कि ग्राउंड में गिर जाना और उसका ज़ख्मी हो जाना, और ये फ़र्स्ट एड जो है ये तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।
मतलब नंबर वन ये चीज़ होनी चाहिए कि आपकी इतनी बड़ी तादाद में आपका मतलब खिलाड़ी जो है शरीक हैं, तो उसी तरह के इंतजाम होने चाहिए थे। और मैं ये समझता हूँ कि एक एम्बुलेंस या कम से कम 2 एम्बुलेंसेस तो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए थी। और मेडिकल की जानिब जो है मैं समझता हूँ उसको प्रायोरिटी हासिल होनी चाहिए। और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपने शूज़ की भी बात की, तो हमें पहले तो ये देखना होगा कि ये खामियां क्यों हो रही हैं और इसकी मतलब फ्रेम जो है किस पे आप चार्ज करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप इंतज़ामिया की बात करें, मुंतज़मीन की बात करें, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की आपने बात की, या हम अहमद अली राजपूत साहब की बात भी कर सकते हैं कि देखें, हमें किसी की नेक नियति पे और उनके जो पॉजिटिव इक़दाम में उस पर हमें शक नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग जिन लोगों को डिप्यूट करते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है, तो देखना यह है कि वो क्या सही तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और जो आपने बात की कि 15 करोड़ रुपए मतलब ये कि इसके इंतजाम के लिए मिले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो 15 करोड़ रुपए हैं वो कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आने चाहिए। तो ये यकीनन ये जिम्मेदारी जो है उन मुंतज़मीन की है जो इसको पूरा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने किन किन लोगों को मतलब उन ड्यूटीज़ पे लगाया है, किन को डिप्यूट किया है, आखिर वो जो लोग मतलब इस मरतबे पे फाइज हैं, जिनको ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो इस मेयार पे पूरे उतरते भी हैं या नहीं, या सिर्फ खाना पूरी की गई है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बहुत कबल अज़ वक्त होंगी। लेकिन ये जो है ये बड़ा बर्निंग इशू है, जो आपने कहा कि 40 मिनट हो गए हैं और अभी तक उसको जो है फर्स्ट एड नहीं मिली, तो समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड। और ये किसी भी खेल के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए कि देखें ये नौजवान जो है हमारे मुल्क का सरमाया है। और सिंध में आप वैसे भी देखें कि ये 18वें गेम्स हैं और 8 साल के बाद ये हो रहे हैं। वो तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को हम खराज अकीदत पेश करते हैं कि जब वो थे सूबाई वजीर, तो उन्होंने अपने दौर में मजमूई तौर पर 5 सिंध गेम्स कराए थे और उनका ये रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ अगर दुनिया का नहीं तो पाकिस्तान का तो है, यह है कि किसी भी प्रोविंस में, किसी भी स्टेट में एक साल में उन्होंने 2 मतलब सिंध गेम्स कराए थे। तो मैं ये समझता हूँ ये किसी भी सूबे के लिए और उनके नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव चीज़ होती है कि जब हमारे नौजवान जितना ज़्यादा मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो माशरे में जो है पॉजिटिविटी के इम्कान बढ़ते हैं और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। जहाँ तक सिंध गेम्स की स्पेसिफिक बात है और जो इंतजाम की बात है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखें जब इतने बड़े सिंध गेम्स हो रहे हैं और उसमें 4000 आपने बताया कॉन्टीजेंट हैं, 42 इवेंट्स हैं और 24 इवेंट जो हैं वो 27 खवातीन के हैं, 42 जो हैं वो हैं। तो ये चीज़ें तो दुनिया के बड़े बड़े ओलंपिक होते हैं, उसमें होते हैं, छोटी मोटी चीजें तो होती हैं, लेकिन मेडिकल पे जो है मैं समझता हूं कि जो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और यकीनन इस पे मजीद भी और गुफ्तगू करेंगे। सिंध गेम्स पे सैयद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, अगर हम बात करें अगर इस सूरत हाल की, क्योंकि सिंध गेम्स जारी है, आप भी उसका पार्ट का हिस्सा हैं, कल की तैयारी के हवाले से और जो गेम में हमें ऐसा लगता है कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे दिखाई दिए हैं हमें जो बगैर शूज़ के वहाँ पर रनिंग करते हुए भी दिखाई दिए है। और फिर आज जो ये लम्हे फ़िक्रिया हो गया, ये एक 40 मिनट तक एक एथलीट्स है ग्राउंड पर तिब्बी इमदाद के लिए रुलता रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें मैं भी मौजूद था वहाँ पर। आपने जो कहा कि जो शूज़ का जो इशू बताया है, पहले तो साइज़ वगैरह लिए गए थे कि भाई जो वो शूज़ दिए जाएंगे। अब आई डोंट नो कि जो कोई बजट की कमी है या क्या है, या तैयारी पूरी नहीं हो सकी उनकी, ले नहीं पाए, क्योंकि हमारे मुल्क में तो अनसर्टेनिटी की कैफियत ज़्यादा होती है कि कोई चीज़ होगी भी या नहीं होगी। फिर ये इलेक्शन भी साथ साथ चल रहे थे। और जो आपने बात की कि वो 40 मिनट हॉस्पिटल में मौजूद हैं वो एथलीट, और जब लॉन्ग रेस करते हैं ना, ये 10,000 मीटर में ये वाक़या हुआ है, तो उसमें क्या होता है, शुगर कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है? मेरी तो उनके कोच से बात हुई थी अभी रास्ते में आते हुए। तो मैंने पूछा नहीं कि कौन से हॉस्पिटल, मैंने उनकी तबीयत का पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर वगैरह मौजूद हैं सारी। उसमें क्या होता है कि शुगर लेवल डाउन हो जाता है प्लेयर्स का, ठीक है ना। जब शुगर लेवल डाउन होता है तो फिर उसकी वजह से वो चक्कर खा के गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एथलीट रहा हूँ नेशनल लेवल का, और क्रॉस कंट्री फिजिकली तौर पर आप काम भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वो छोटी मोटी चीज़ें जो निमकोल हो गया, या कोई शुगर लेवल अप करने के लिए ऐसी चीज़ें जो कोचेज और मैनेजर वो भी रखते हैं साथ। हाँ, तो रही बात एनी शाहिद है यहाँ पे, इस वजह से मैं आपसे ये सवालात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर आप मौजूद थे। नहीं, वो हॉस्पिटल में अभी हॉस्पिटल में, लेकिन उससे कबल तो ग्राउंड में तकरीबन आधा घंटा पहले जो है बात हुई थी, जब मैं निकल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल में, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल में, यकीनन करीब में कहीं होंगे। तो मैं खुद जो है ट्रैफिक में फंसा हुआ था, रोड भी ब्लॉक हुआ है बीच में, तो हम लोग जो वो चलते चलते बात कर रहे थे। तो ये है सारा। बाकी जो शूज़ है, किट है, ये तो देखें जब ये रेगुलर बेसिस पर होंगे सिंध गेम। चलें, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लें रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, अगर हम बात करें, हसीबुल्ला को कल मौका फराम किया और उन्होंने 37 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम एक दो फिर अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए, 31 रन की बारी खेलने में कामयाब हो गए। क्या कहेंगे इस पे कि बाबर आजम मुसलसल रन कर रहे हैं?
देखिए ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। आईसीसी की रैंकिंग में भी अब उन्होंने अपनी रैंकिंग जो है बहाल करा ली है, पहले वो नीचे आ गए थे। इसी तरह से आप ये देखें कि पीएसएल में वो हाईएस्ट स्कोरर हो गए हैं और नंबर ऑफ रन्स जो हैं उनके सबसे ज़्यादा हैं। देखना ये होगा कि इस पीएसएल में भी जो वो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं या नहीं होते। जहाँ तक हसीब उल्लाह की बात है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है शो की है, अपना जो मतलब इंटेलिजेंट स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं और यकीनन जो वो अब इतना आप देखें कि हालिया सीज़न में हालिया उसमें कौमी टीम के भी कम से कम वो करीब रहे हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जिनका मुस्तकबिल जो है ताबनाक है। तो हसीबुल्लाह हो गए, साहबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब हो गए, सऊद शकील हो गए, जो ये मुतवातर ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपने देखा कि हालिया दिनों में आए और उनकी हालिया परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। ऑन एंड ऑफ हर प्लेयर के साथ होता है कि वो परफॉर्मेंस किसी एक आध मैच में नहीं दे पाता। और ये देखें ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है हर मैच में आप सिर्फ उसी से उम्मीद लगाएं कि वही परफॉर्म करें, तो ये तो ज़्यादती होगी किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो हर खिलाड़ी का मतलब ये कि एक दो उसकी परफॉर्मेंस उसकी भी हो जाती है ऐसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपने हसीबुल्लाह की बात की वो बड़े अच्छे मतलब प्लेयर हैं और आइंदा हसीब के हवाले से मजीद और भी बात करेंगे, फरहान के हवाले से भी बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब नदीम साहब से मजीद भी बात कर लेते हैं। सिंध गेम्स क्योंकि चल रहे हैं और उसके इस वक्त इवेंट भी पूरे कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे हो रहे हैं। नदीम साहब क्योंकि गुफ्तगू हमारी थोड़ी सी रह गई थी और कट मार दिया था मैंने रियाज साहब की तरफ कल के मैच के हवाले से, और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे सिंध गेम्स की, गो के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है सिंध के खिलाड़ियों के लिए। और हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें खामियां ज़रूर हैं लेकिन अच्छाइयां उससे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन जो वाक़या अभी हुआ है इससे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गैप की। जो गैप हमारे साथ रहा है ना 8 साल का, बहुत कुछ हमें वहाँ से सीख लेना चाहिए था, लेकिन वो सीखते हम दिखाई नहीं दिए। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान भी जुनैद अली शाह साहब से यही बात की कि माजी में जिस तरह जो है गेम्स हुए थे वहाँ पर भी कोताहियाँ बहुत हुई थी, लेकिन उन्होंने सीधा एक जवाब दिया था, पहले गेम्स हो जाएं उसके बाद सवालात करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। गेम तो शुरू हो गए लेकिन पहले दिन से सवालात के बौछार होने शुरू हो गई है। जुनैद अली शाह साहब की क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए था जब इतना बड़ा आप दावा कर रहे हो 15 करोड़ रुपए जो है इस इवेंट के अंदर लगाए जा रहे हैं। हाँ देखिए बिल्कुल, ये तो जब भी हम बीइंग ए कोच या आप कह लें ट्रेनर कह लें, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है वो होती है कि बच्चे को इंजरी से बचाना। तो जो इंजरी के जो भी मतलब वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एम्बुलेंस देनी है, प्रोवाइड करनी है, वो पहली मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और फर्स्ट एड भी जो है वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। पर जो चीज़ें होती है ना, देखिए इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने खुद कहा कि भाई जो कुछ चीज़ें अच्छी भी नज़र आ रही हैं कि ये इतने टाइम के बाद हो रहे हैं। प्लेयर्स भी उस तरीके से मतलब प्रिपेयर्ड नहीं हैं जो एथलीट्स हैं या दूसरे गेम के हैं। क्रिकेट तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, 5 से 7 लाख बच्चा खेलता है डेली बेसिस पर। अगर क्रिकेट को हम साइड पर कर दें और उसके अलावा दीगर गेमों की बात करें तो जो टैलेंट हमें मिलता है वो सिंध गेम से ही मिलता है, क्योंकि हमारे सिंध के सबसे बड़े गेम यही है। और इसी में हम जो है वो देखते हैं कि किस प्लेयर ने 100 मीटर में कौन सा टाइम दिया है, हॉकी के कौन से अच्छे प्लेयर, ऑल द डिफरेंट टूर्नामेंट होते हैं। पर जो सिंध गेम्स के अंदर जो प्लेयर्स का जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक तो कवरेज ज़्यादा होती है, फिर गवर्नमेंट की सतह पे हो रहे होते हैं, तो हर किस्म की जो है उनको सहूलियत मिल रही होती हैं। तो सहूलतें मिल रही होती हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। अगर कोई आप इवेंट करा रहे हैं ना तो सर उसको प्रॉपर करते जाएं आप। हाँ बिल्कुल, देखें मुझे याद है लाड़काना में हुए थे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब मरहूम जो है वहाँ पर उस टाइम पर मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर गर्मियों के अंदर ये जो है सिंध गेम्स मुनक्किद उस उधर भी थोड़े बहुत इश्यूज इस किस्म के आए थे कि वो कोई बच्ची गिर गई चक्कर खा के। क्योंकि देखें हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो स्कूल और कॉलेज से आते हैं, तो हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसी अकेडमीज हैं या ग्राउंड ऐसे नहीं है हर जगह। अब एथलेटिक की आप बात कर लें कि टॉटन ट्रैक जो है वो कराची में एक है, मतलब 1.5 करोड़ की आबादी के अंदर एक टॉटन ट्रैक मौजूद है। एक शायद NAD ने जो वो अपना HEC के थ्रू लगवाया। हैदराबाद में अब जो टॉटन ट्रैक लगा वहाँ प्लेयर्स को रसाई नहीं है कि वहाँ पर जाकर कोई ट्रेनिंग कर लें, वो ऐसी मीरपुर खास है। उसके अलावा पूरे सिंध के अंदर आपको टॉटन ट्रैक नज़र नहीं आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, टोटल पे दौड़ने में और गिलास के ऊपर दौड़ने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्लेयर्स की मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो चेंज हो जाती है, उनकी जो वो स्पीड में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाती है। तो ये अगर हम सहूलियत देंगे इनिशियल स्टेज पर देंगे तो चला आपको जो ये आज जो सीन क्रिएट हुआ ये तो सिंध गेम्स के हवाले से थोड़ी सी बातें हो गई हैं। माशाल्लाह से क्रिकेट में बड़ा अबूर रखते हैं आप। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया है
और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, मुल्तान सुल्तान की बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, लेकिन कल ब्रेक लगाया पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान की फतह पे, और ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी अब रिदम में आती हुई दिखाई देगी आगे वाले मैचेस में, क्योंकि बाबर मुसलसल रन कर रहे हैं। थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत थी और कल थोड़ा सा सपोर्ट हसीबुल्ला ने दिया उन्हें। हाँ देखिए, बिल्कुल साइम अयूब का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए। साइम अयूब हो गए, फिर वन डाउन आते हैं हारिस, मोहम्मद हारिस। अगर वो ये दोनों प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी आपको एक नई जो वो रूप में नजर आएगी। अब जब ऊपर के बैटर परफॉर्म नहीं करते तो नीचे वालों पर प्रेशर आ जाता है। उसमें कभी कभार जो है, जैसे हसीबुल्ला ने परफॉर्म किया। उसके अलावा जो नीचे वाले, और अगर आप चले जाएँ डाउन दी ऑर्डर, तो वो बिल्कुल ही जो है वो एज ए जो है बैटर आप उनको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो कोयटा ग्लैडिएटर को देख रहा हूँ कि इस वक्त वो सबसे ज़्यादा मजबूत टीम नज़र आ रही है, जो उन्होंने अभी तक तमाम मैचेस जीते हैं। और उसके बाद अगर कोई टीम नज़र आई है तो वो मुल्तान सुल्तान। चले मुल्तान सुल्तान और उनके बाद कोयटा की टीम इनको नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच है, और इसमें कराची किंग्स ने जो है टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इस मैच के अंदर कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। बॉलिंग स्टैंड थोड़ी सी जो है अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर तो नहीं, लेकिन दीगर जो बॉलर्स हैं कराची किंग्स के, वो बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग की है पिछले मैच के अंदर, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि भरपूर तौर पर वो इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद से लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में जो कारकर्दगी रही है कराची किंग्स की वो थोड़ी अच्छी है, लेकिन अब मार्का है उनका लाहौर कलंदर से, और लाहौर कलंदर पिछले मैच में जो है कामयाबी हासिल कर चुकी है। क्या कहेंगे इस पे? हाँ देखें, टीमें तकरीबन बैलेंस ही हैं, और ऑन द डे कौन परफॉर्म करता है। अब जैसे कोयटा की आपने बात की, शेन वॉटसन चेंज हो गए, किसी ने कहा कि सरफराज की वजह से शायद टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो मैं याद दिला दूँ कि सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने 11 सीरीज़ जीती, वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। अब कराची की आप बात करें तो लाहौर मुसलसल हार रही, इसकी क्या वजह है? देखिए, शायद प्लेयर्स की जो पिक है उसके अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं चूक की है। फिर दूसरा, उनका फील्डिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। आप देखें कि उनकी जो फील्डिंग का मैयार है, काफ़ी रन्स भी दे रहे हैं, वो कैचेज वगैरह भी ड्रॉप कर रहे हैं। तो फिर जब एक दो अगर बॉलर मेहनत करके एक दो कैचेज के लिए कोई चांसेस बनाता है और फील्डर अगर उसको मिस कर दे तो डेफिनेटली उसका मोरल भी डाउन होता है, और फिर वो उस जज्बे से, उस जोश से बॉल नहीं कर पाता। रियाज साहब, आज मैच बड़ा ज़बरदस्त है कराची और लाहौर का, और कराची ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है, और लाहौर कलंदर्स को कैसा देख रहे हैं? मुसलसल नाकामी, और कराची ने लास्ट मैच में कामयाबी हासिल की हुई है। देखें, कराची की टीम अगर आप गुज़िश्ता उसको कंपैरिजन करें पिछले सीज़न की परफॉर्मेंस से, तो इस मरतबा कराची की टीम मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उसका कॉम्बिनेशन निस्बतन बेहतर है, बैलेंस भी उसका ठीक है। बात ये होती है कि जो T20 के जो ज़ाहिर लीग के जो मैचेस होते हैं, इसमें अगर आप एक फंबल कर दें, कोई गलती कर दें, तो उसमें फिर वापसी के इम्कानात कम होते हैं। तो बड़ा माइन्यूटली मतलब है कि फ़ोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलें। जहाँ तक लाहौर की बात है, तो जैसे अभी बताया उन्होंने कि लाहौर की टीम जो है वो मतलब उनकी फील्डिंग का मेयार वो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। राशिद खान जो उनकी टीम में नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। दूसरे लग ऐसा रहा है कि लाहौर कलंदर की टीम शायद ये समझ बैठी है, होप्स भी टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो भी खेल रहे हैं आज का मैच एज ए विकेट कीपर। तो यकीनन इसका देखें, जब कोई इंडक्ट होता है और अच्छा इंडक्शन होता है, पॉजिटिव होता है, जो टीम के खिलाड़ी, कप्तान, ऑफिशियल समझते हैं कि ये उनकी टीम के लिए हेल्पफुल होगा, तो उससे एक एतमाद बढ़ता है, तो फिर टीम जो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकती है। लेकिन लाहौर कलंदर का मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद उन्होंने साइकोलॉजिकल मतलब ये कि लग ऐसा रहा है कि वो जो है ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं कि जी चूँकि हम 2 मतलब सीज़न जो है कंटिन्यू जीत चुके हैं तो हमारी हैट्रिक होने वाली है। और हम देखें, टीमें जो है ना वो कभी भी पास्ट रिकॉर्ड पे या स्टैटिस्टिक पे नहीं जीता करती, बल्कि आपको जो करंट जिस वक्त आप मैच खेल रहे होते हैं उस वक्त आपको जो है अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना होता है, वही टीमें जीतती हैं। आपको जो वो टीमें जीतती हैं या वो खिलाड़ी कामयाब होते हैं जो प्रेशर में और करंट सिचुएशन पे अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करने की सलाहियत रखते हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर से जो है फंबल हुए हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसे फंबल हुए हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी आप ना कप्तान पे डाल सकते हैं, ना सारे प्लेयर्स पे डाल सकते हैं, सॉरी किसी 1-2 प्लेयर्स पे डाल सकते हैं। ये पूरा एक टीम का मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो करेगी, मैं समझता हूँ कप्तानी की बेहतरीन ये होता है, बेहतरीन कप्तान ये होता है कि जो सिचुएशन को देखते हुए अपने मतलब एक स्टेप ले। तो वो अगर आप कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी अगर आप मतलब अगर आप ये जज नहीं कर सकते, एक पॉइंट, अगर आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन सा बैट्समैन है, किस बॉलर को लगाना है,
और हमें मतलब फील्ड प्लेसिंग हमारी क्या होगी। अगर ये आप मतलब नहीं विजन नहीं रखते तो फिर जाहिर है आपकी टीम चले, क्योंकि टेस्ट मैच की कप्तानी कर रहे हैं शान मसूद और कराची किंग्स की T20 में कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं शान मसूद है। क्या कहेंगे उनकी कप्तानी के हवाले से? गो के उनके साथ सीनियर शोएब मलिक टीम के साथ हैं, हसन अली टीम के साथ हैं, तो ऐसा लगता है उनको कप्तानी में इतना मुश्किलात नहीं आनी चाहिए नदीम साहब। नहीं देखिए, वो पहले भी मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर चुके हैं और मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उनकी कैप्टनशिप में। और मैं समझता बड़े ज़हीन जो है कप्तान है शान मसूद, और चीज़ों को समझते हैं, डिसीजन भी ठीक लेते हैं। पर ये कि थोड़ा सा प्लेयर्स की भी सपोर्ट, जैसे कि बताया रियाज साहब ने कि ये एक टीम गेम है, और उसमें टीम गेम के साथ साथ आपके ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट क्या है, कोचिंग स्टाफ कैसा है, मेंटोर कौन है, आपके डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं कि आपकी काउंसलिंग किस तरीके से हो रही है। तो टीमें सब तमाम बैलेंस ही हैं, तकरीबन 19-20 होती हैं, जो ऑन द डे परफॉर्म करता है फिर वो जीत जाता है। तो शान मसूद जो एक अच्छे कप्तान है, और आप आगे आगे मैचेस में देखिएगा कि वो और बेहतरीन। चलें, आज जो मैच हो रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे, कितना, क्योंकि लास्ट मैच जीती हुई है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर से जो है मुसलसल शिकस्त से दो चार हुई हुई है। हाँ, तकरीबन मेरे ख्याल से 17 मैचेस हुए हैं लाहौर कलंदर और कराची के दरमियान, तो 11 मैचेस जो है कराची ने जीते हैं। दो जो पिछली PSL आप देख लें कि जो 7वीं और 8वीं, उसमें जो है लाहौर कलंदर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वो जीते भी हैं, विनर भी हुए थे। उसके अलावा उससे पहले वाली जितनी भी हैं तो उसमें कराची ने बहुत शानदार मैचेस खेले इनके खिलाफ। तो मैं आज फेवरेट कहूँगा कराची किंग। कराची को थोड़ा सा रिदम में आए हैं। हसन अली लास्ट मैच में 3 विकेटें हासिल की, मीर हमजा का सपोर्ट उनको हासिल है। हाँ, मीर हमजा जो है उनके की बॉलर हैं, जो मैं समझता हूँ वो दोनों तरफ बॉल को इन और आउट करते हैं, और काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है उनका मुझे इस किस्म की क्रिकेट का। और फिर पाकिस्तान भी खेल चुका है। हसन अली भी जो है नो डाउट शुरू में थोड़ा सा रिदम उनका वो नज़र नहीं आया, लेकिन अब हसन अली भी जो है अपने रिदम में नज़र आ रहे हैं। चलें, आपने 3 बॉलर्स के नाम कम से कम एक तो आपने ले लिया है मीर हमजा, लेकिन 2 बॉलर अब्बास आफरीदी ने बड़ा मुतासिर किया है। उसके साथ साथ मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान के, जिन्होंने मुसलसल अब तक हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं पाकिस्तान सुपर लीग 9 के। क्या कहेंगे मोहम्मद अली के हवाले से? नहीं, आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, DP बॉलर हैं, बॉल को थोड़ा सा जो है लाइन लेंथ उनकी बेहतर है। और देखिए, अब्बास आफरीदी का जो आपने कहा कि मुझे याद है अच्छी तरह के शाहनवाज धानी अनफिट हुए तो उनकी जगह इनको टीम में इलेक्ट किया गया था, और ये बेस्ट बॉलर हो गए थे अब्बास आफरीदी। उसके बाद एहसानुल्लाह वो अनफिट हो गए, ठीक है ना, वो आए। तो हमारे पास जो पेस बैटरी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक से एक बॉलर आपको नज़र आता है। सिर्फ क्या है कि चांसेस की बात होती है कि किसको चांस मिलता है। जैसे ख्वाजा नाफी की मिसाल आपके सामने है कि उनका जो मुझे आप उनकी बायोग्राफी देखें, हिस्ट्री देखें, तो कहाँ से उन्होंने सफ़र किया और कैसे किया। तो ऐसे कई प्लेयर यकीन करें कि पाकिस्तान के सिंध के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमने जब वो ख्वाजा नाफे ने एक इनिंग खेली उसके बाद हमने ऐसा उसको सर पे चढ़ा लिया, ऐसा लगता है हर तजिया निगार उनकी तारीफ़ें करता दिखाई दिया। लेकिन टोटल उसने अब जो मैचेस खेल लिए ना, ऐसा लगता है कि माजी में जिस तरह फ़खर जमान एक इनिंग खेलते 4 इनिंग वो नहीं खेल पाते, ऐसे शायद उनके अंदर सलाहियतें हैं। हाँ, देखें इस पर भी जो थोड़ा अभी यंग है, 22 साल एज है उनकी, जो उनके साथ कोचेज मौजूद है, उनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि भाई किस टीम के खिलाफ, किस बॉलर के खिलाफ आपने कैसा खेलना है। वो कहते हैं ना कि एवरी डे इज़ नॉट ए संडे, तो हर दिन ऐसा भी नहीं होता कि आपके लिए संडे ही हो, क्योंकि दूसरी टीम भी वर्कआउट कर आई हुई होती है कि आपकी अच्छाइयाँ कहाँ हैं, कहाँ पर आप अच्छा खेलते हैं, कहाँ पर आप वीक हैं, कौन सी जगह पर आप लेकर, ये सारी चीज़ें वो वर्कआउट करते हैं, फिर आकर वो मैच खेलते हैं। तो इनको भी, ख्वाजा नाफी को भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कौन सी जगह पर उनकी वीकनेसेस आ रही हैं, उन पर वर्कआउट करेंगे। तो आप देखें शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी है वैसे उनकी, शॉर्ट सिलेक्शन यकीनन अच्छी है, माहिरीन यही कह रहे हैं। रियाज साहब है, क्योंकि अगर हम देखें तो बड़े नाम है इस PSL 9 के अंदर, और खासकर पाकिस्तानी के प्लेयर्स के हवाले से अगर बात करें तो फ़खर जमान मुकम्मल तौर पर अभी इससे रिदम में नहीं आए हैं, क्योंकि अगर वो रिदम में आते हैं तो लाहौर कलंदर्स को फ़ायदा होता दिखाई देगा। मोहम्मद हारिस है, जिन्हें ये तवक्कुआत की जा रही है कि मोहम्मद रिजवान के साथ वर्ल्ड कप है, T20 में मोहम्मद हारिस जाएंगे, लेकिन अभी भी वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करने से कासिर नज़र आ रहे हैं। हसीबुल्ला ने गो के पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अपने पहला मैच खेला और उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। लेकिन दूसरी तरफ है, अगर हम देखें तो बड़े बयानात है साबका ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के खिलाड़ियों के हवाले से देते नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर अब्दुल रज़ाक को, जो खासकर उनके सीनियर प्लेयर्स अब्दुल रज़ाक की नज़र में अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी रन स्कोर कर चुके हैं, बाबर आजम काफ़ी रन स्कोर कर चुके हैं, शोएब मलिक, लेकिन उनके खिलाफ जो बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अब्दुल रज़ाक की बात है, जो हम उन्हें जानते हैं, जो समझते हैं, उनका करियर भी सबके सामने है। वो एक संजीदा मतलब शख्सियत के तौर पे जाने जाते थे, प्लेयर्स के तौर पे जाने जाते थे, और हालिया सालों में भी उन्होंने, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात की हो जो कंट्रोवर्सी के ज़िम्रे में आते हो।
आती हो। और एक ऐसे मौके पे जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आपकी टीम नाकाम वापस आई है और सामने जो है इतना बड़ा टारगेट जो है वर्ल्ड कप T20 अभी होने वाला है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुश्तरका तौर पे, उसमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए कि हम फाइनल में पहुंच जाते हैं, नहीं जीत पाते। ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में हम पहुंचे, दुबई में जो हुआ था वहाँ पे हम सेमीफाइनल में हार गए, और यहाँ भारत में जो है हमने परफॉर्मेंस ही नहीं दी। तो मतलब जब आपके पास टारगेट इतना बड़ा हो और टीम जो है वो ज़ाहिर है प्रोसेस से गुजर रही हो, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि ये एक नॉन सीरियस मतलब ये कि वो है जो इस तरह की जिस तरह रज़ाक ने बातें की हैं। लेकिन अभी पता नहीं कि ये बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी कोई इनका ग्रुप भी होता है जो एक बाकायदा एक एजेंडे को सेट करके इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इतने बड़े प्लेयर्स के हवाले से उनको कम से कम ऐसी बातें नहीं किया करनी चाहिए, और इस तरह की बातें ये डैमेज होती हैं किसी भी खिला मतलब टीम के बनने में, या जो आप एक माहौल अच्छा पैदा करना चाहते हैं उसके लिए। तो बुनियादी तौर पे तो मैं कैटेगोरिकली ये कहूँगा कि जो हम उनको जितना अच्छा समझते हैं अब्दुल रज़ाक को, जो उनकी मतलब क्रेडिबिलिटी रही है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, उनका मिजाज हम देखते रहें, उनसे कम से कम ये तवक्को नहीं है कि वो इस तरह की बात करेंगे। देखें, जब आप इस तरह की बातें करते हैं एक ऐसे माहौल में जबकि आपकी टीम इंटरनेशनली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो मैं समझता हूँ विद इन बाउंड्री आप कहीं बैठ के ऐसी बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपका एक कंफर्ट लेवल भी होगा, आप उन प्लेयर्स को बात भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, आप सीनियर प्लेयर हैं उन्हें बता भी सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आना मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब मुनासिब नहीं है, नहीं है। खासतौर से ऐसे प्लेयर के लिए जैसे बाबर आजम जैसा प्लेयर हो, जो दुनिया शोएब मलिक क्रिकेट के जैसा मायने player हो। बैटर, और इसी तरह शोएब मलिक तो मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए एक मिसाल है कि इतनी एज होने के बावजूद मेरे ख्याल से वाहिद क्रिकेटर हैं सीनियर जिन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस को लेवल को बरकरार रखा है। तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने शो की है अपनी फिजिकल फिटनेस से मुतालिक। परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी सच कोई इतनी बुरी नहीं है। जब आपने कहा ना कि दो जो मतलब और प्लेयर्स हैं जो आपने नाम लिए थे कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पाते, तो मैं ये समझता हूँ कि असल में टेम्परामेंट का भी फ़र्क होता है। जो आपने नए खिलाड़ियों के मुतालिक बात की थी कि वो जो है मतलब आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो टेम्परामेंट का फ़र्क होता है, और हर वक्त आप हर खिलाड़ी से नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते। और जो नए खिलाड़ी हैं मैं समझता हूँ कि उनको हमें टाइम देना चाहिए, और टाइम देने के बाद जब उनको एक अच्छे मौके मिल जाएं उसके बाद फिर हमें उनके चले मुतालिक टाइम कोई देने की राय बात कायम हो करनी रही है चाहिए। तो थोड़ी सी बात अब्दुल रज़ाक के हवाले से नदीम साहब से भी बात कर लेते हैं। नदीम साहब, टाइम देने की बात करें तो न्यूजीलैंड सीरीज़ में हमने देखा कि आज़म खान को मौका फराहम किया गया। आज कल वो निजी टीवी पे अब्दुल रज़ाक बैठकर ये कह रहे हैं कि नैमुल बदल करार दे रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान का। हालांकि अगर देखें तो साहबजादा फरहान ने मुसलसल निफ सेंचुरी स्कोर की हुई, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। हसीबुल्ला बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर जो है कल की जो है विकेट कीपिंग और बैटिंग करते दिखाई दिए। फिर अगर हम साद बेग की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त अंडर-19 में उन्होंने कप्तानी भी की, रन भी स्कोर किए, PSL में भी खेल रहे हैं। तो मुतबादिल आप समझते हैं कि जो रज़ाक ने कहा है कि मोहम्मद रिजवान का सिर्फ़ और सिर्फ है आज़म खान है, मुझे नहीं लगता है कि आज़म खान का कैरियर मज़ीद आगे चल सकता है। देखिए सही कह रहे हैं आप बिल्कुल कि आज़म खान और मोहम्मद रिजवान में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है ना। वो उनकी गेम ऑफ नेचर कुछ और है, इनकी गेम ऑफ नेचर कुछ और है रिजवान की। तो और काफ़ी लोग जो हसीबुल्ला हैं वो लगे में हमारे कीपर है। आपने साद बेग की बात की, ठीक है ना। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा अंडर-19 का फेज़ है, जैसे आपने कहा कि भाई कप्तानी अच्छी की, ये सारी चीज़ें थी। हम लोग सेमीफाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से लास्ट विकेट पर। असल में हमें वर्कआउट करने की उसी फेज़ के ऊपर है, अंडर-19 के ऊपर, कि हमारे जो अंडर-19 के प्लेयर खेलते हैं वो एक दो ही आपको नज़र आते हैं। हैदर अली नज़र आए, फिर उसके बाद रोहिल नज़र आए, फिर वो गायब हो गए। तो ये सारे जो मामलात हैं ये इसी लेवल से शुरू होते हैं और यहीं पर ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें कोई स्टार नज़र नहीं आता ऊपर। जो जैसे इन्होंने रियाज साहब ने बात की, जैसे बाबर आजम की आप अगर क्वालिटी की बात करें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपकी मार्केट वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं। उनमें से बाबर आजम है कि जैसे पहले शाहिद आफरीदी हुआ करते थे, उनके ऊपर स्पॉन्सर्स मिला करता था PCB को। ऐसी बाबर आजम, शुएब अख्तर, ये ऐसे प्लेयर हैं जो PCB को अर्न करके देते हैं। इनके नाम की वजह से जो है PCB को स्पॉन्सर्स भी मिलता है, मीडिया राइट्स भी अच्छे मिलते हैं और दीगर चीज़ें जो है वो पाकिस्तान उनसे अर्न करता है। तो बाबर आजम की तो खैर अलग क्लास है। और जो आपने बात की कि जो है वो नेमुल बदल की, तो मैं नहीं समझता कि आज़म खान जो है वो रिजवान के नेमुल बदल हैं, क्योंकि बहुत फ़र्क है। चले बहुत फ़र्क है। रियाज साहब, अगर हम बात करें इस ओवरऑल टूर्नामेंट के अब तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो निचले नंबरों पर बैटिंग करने बैटर्स आते हैं वो ओपनर्स के तौर पर आ रहे हैं, ऊपर नंबरों पर बैटिंग करने को तरजीह दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर?
देखें चूँकि T20 है, बहुत जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो समझते हैं कि अपने मुल्क में अपने शायकीन के दरमियान वो खेल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम मिले, ज़्यादा देर तक वो बैटिंग करें और ज़्यादा रन्स बनाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर खिलाड़ी का अपना एक रोल होता है, उसकी अपनी एक पोजीशन होती है। गो के जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको कतई तौर पे ये अपनी जो है एक दायरे में नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ओपन हूँ तो ओपनर हूँ तो मुझे ओपन ही आना चाहिए, मैं अगर वन डाउन हूँ तो मुझे वन डाउन आना चाहिए, मिडिल ऑर्डर हूँ तो मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। नो डाउट ये चीज़ें अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन एक जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है तो वो तो मैं समझता हूँ कि उसको तो एक ऑलराउंडर की हैसियत से ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो किसी भी जगह खेल सकता है, और जिस प्लेयर में ये क्वालिटी होती है वो ज़्यादा पुरएतमाद कारदगी दे सकता है। जहाँ तक इस पूरे PSL की बात है तो यार शहजादा, मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे जो नए प्लेयर्स हैं, आप देखें अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, जो आज 7वां 8वां दिन है, तो उसमें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो नए प्लेयर्स हैं वो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जो जिन प्लेयर्स से जो सीनियर थे, जिनकी एक्सपर्टीज थी, एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था, वो उस तरह से अभी रिदम में नहीं आ पा रहे। हो सकता है कि वो अगले मैचेस में आए, लेकिन जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जहाँ बहुत सारी खूबियाँ PSL के हवाले से जो नौजवान मोटिवेट होते हैं, और एक मतलब एक पैशन तो है ही क्रिकेट हमारा, और जाहिर है पूरे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, नेगेटिविटी जो है ख़त्म होती है, नौजवानों में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन इस PSL में मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों की फील्डिंग का मेयार वो नहीं है, और ये मुझे लगता है कि हमारी प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस लेवल जो है ना वो उस मेयार का नहीं है जो इंटरनेशनल मेयार पे इस वक्त ज़रूरी है, जो लीग में जिस तरह की होनी चाहिए। आप ये देखें कितने फंबल किए मुख्तलिफ टीमों ने, मैं किसी एक टीम का नाम नहीं लूँगा, कैचेस भी छोड़े हैं, मतलब ऐसे मौके पे 4-4 रन भी में, तो ये जो है फिजिकल फिटनेस लेवल सही नहीं है। फिर मुझे रिजवान के हवाले से बड़ी मतलब वो है कि वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, और उनके क्रेडिट पे बड़े रन्स में क्रूशल स्टेज पे बड़ा अच्छा खेलते रहे, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये देखें कि हमने देखा है कि जब वो पूरा मतलब स्ट्रेच करते हैं बैटिंग के लिए, या जब वो कर रहे होते हैं विकेट कीपिंग, तो कहीं ना कहीं उनका मसल जो है वो पुल हो जाता है। और अभी कई जितने भी मैचेस हुए उसमें हर मैचेस में आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो हमारे प्लेयर्स को किस तरह से लुक आफ्टर कर रहा है, उन्होंने क्या प्लानिंग की, क्या उनका सिस्टम है, क्या तरीक़ाकार है, कि देखें अगर हमारा एक इतना बड़ा प्लेयर जो है वो एक्सपोज हो रहा है, टीवी पे मैचेस आ रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, लोग क्या मतलब ये कि सोचते होंगे कि यार ये प्लेयर जो हैं बार बार मतलब अपने आप को दर्द महसूस करता है, तकलीफ महसूस करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं रिजवान, लेकिन जो उनको मेडिकल ये इसका फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हमारे बोर्ड को भी देखना चाहिए, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो फ्रेंचाइज की, उनको भी देखना चाहिए कि ताकि दुनिया भर में हमारा एक अच्छा मतलब इमेज जाए। दूसरे ये कि जिस तरह से हमने PSL में को एक अच्छा हमारा ब्रांड बन गया और दुनिया भर में इसका एक सॉफ्ट इमेज गया है, जिसके नतीजे में दुनिया की टीमें जो 20-25 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमें आई हैं, तो इस चीज़ को लेगेसी को हम कंटिन्यू लेके चलें। तो मैं समझता हूँ कि अब ख़ासतौर से खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस लेवल पे खुद भी उनमें इंडिविजुअल फिजिकल के हवाले से बात कर लेते हैं। मतलब सिर्फ अगर हम देखें तो 4 ओवर्स के बॉलर्स तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि हमें 5 डे क्रिकेट के लिए भी लंबा बॉलर चाहिए? जिस तरह NOC के मसाइल के लिए हमने देखा कि बाकायदा हारिस रऊफ पर बैन लगा दिया गया। आप समझते हैं कि जहां वो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे वहाँ पर 4 ओवर्स की क्रिकेट को वो ज़्यादा फोकियत देते हैं? हाँ बिल्कुल, देखें जो वो ज़्यादातर प्लेयर जो है T20 में तो एक्सपोजर इतना आ गया है, पैसा और सारी चीज़ें मतलब सेलिब्रिटी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वो प्लेयर्स जो वो चाहते हैं कि वो खेलें, हम T20 खेलें, और टेस्ट और 4 रोज़ा जो हमारा डोमेस्टिक का होता है उस पर जो है फोकस कम होता है। तो PCB को चाहिए कि तमाम प्लेयर्स को बाउंड करे, और जब आपका डोमेस्टिक सीज़न जैसे ही स्टार्ट हो तो उसमें जो ये 4 रोज़ा क्रिकेट उनके लिए कंपलसरी कर दे कि भाई आपने इतने मैचेस जो है वो लाजमी खेलने हैं, ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो फिटनेस है, उसका लेवल जो है बेहतर हो सके। रियाज साहब ने बात की कि जो वो हमारे प्लेयर हैं, जैसे रिजवान की बात की, अच्छा आप देख लें शहनशाह अनफिट हो गए थे, नसीम शाह अनफिट हो गए थे, और भी जो वो एक नए टेस्ट में बॉलर लिए थे वो भी अनफिट हो गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे, उन्होंने 2 विकेटें भी ली थी, मैं नाम भूल गया उनका, अबरार भी अनफिट हो गए थे। अबरार भी अनफिट हो गए। तो ये असल में वजूहात क्या हैं? PCB को इनके कॉजेज़ के पीछे जाना चाहिए। देखिए इंजरी होती है 2 तरह की, एक होती है ओवर यूज इंजरी कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं प्लेयर वो, और एक होती है जो बाहर से कोई बैरूनी चीज़ लग जाए, एक्सटेंसिव कहते हैं उसे इंजरी, और एक होती है कमज़ोरी से। हाँ, ये जो बिल्कुल वो ओवर यूज़ में ही आ जाती है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, रॉन्ग टेक्निक हो आपकी, ठीक है, डाइव करने की प्रॉपर टेक्निक नहीं है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो स्ट्रेच करते हैं तो मसल में टीयर और रैप्चर हो जाता है उसकी वजह से। तो रिजवान के साथ ही भाई उसको पूरा रिहैब करना चाहिए, और जो उनके साथ ट्रेनर, ये मेन काम है फिटनेस ट्रेनर का
कि वो किस किस्म की ट्रेनिंग कराते हैं, उसको क्लासीफाइड करें प्लेयर्स के वेट और हाइट के हिसाब से, ठीक है, उनका BMI लें और फिर उसके बाद उनको जो है फिटनेस ट्रेनिंग कराएं कि भाई आपके लिए ये ट्रेनिंग है, आपके लिए ये ट्रेनिंग है। अब वो सबको एक जैसी ट्रेनिंग कराते हैं, फिर प्लेयर जब बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादातर ट्रेनर की बात सुनते भी नहीं है कि भाई जो वार्म अप कर लें या हम कूल डाउन कर लें, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी जो है वो होती है वार्म अप और कूल डाउन की वजह से, फिर स्ट्रेचिंग है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। नदीम भाई, सॉरी टू कट यू, आपकी बड़ी अच्छा अभी पॉइंट उठाया कि मतलब फिजिकल फिटनेस से मुतालिक अभी मैंने हाल ही में मतलब देखा कि हफीज़ ने ये बात कही कि जो मिक्की ऑर्थर थे, जो टीम के डायरेक्टर थे, और जो कोच ब्रैड बर्न थे, और जो उस वक्त टीम के हमारे कप्तान थे, वो जो है फिजिकल फिटनेस पे इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो कहते थे कि हमारे खिलाड़ी जो है 2 मील भी मतलब सही तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती थी ट्रेनिंग के दौरान वो नहीं कर पाते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हफीज़ जो टीम का डायरेक्टर रह चुका है, जब वो ये बात कह रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस लेवल जो है हमारी पाकिस्तान टीम का क्या होता हुआ दिखाई देता है। प्रोग्राम में टाइम कम है। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते जो है क्योंकि सिंध गेम्स का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, इसमें तो टेनिस के हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है, वो पैकेज भी देखते जाएं आप। सिंध गेम्स का आज से आगाज़ हो गया और 18वीं सिंध गेम्स के साथ ही अगर हम देखेंगे तो 8 साल के बाद ये मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेनिस कोर्ट नया नाज़ाबाद पर है, जहाँ पर टेनिस के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल समद साहब जो यहाँ पर CEO हैं नया नाज़ाबाद के। इनसे भी बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से। समद साहब क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त है इनिशिएटिव, अगर हम देखें तो 8 साल के बाद लिया जा रहा है कि सिंध के खिलाड़ियों के लिए, और इसके लिए टेनिस के कोर्ट का इंतखाब आपके नया नाज़ाबाद में किया गया है। क्या कहेंगे, नया टेनिस कोर्ट है, कितने खिलाड़ियों को जो है अपनी सलाहियतें को इज़हार करने के लिए यहाँ पर अच्छी कोर्ट मुहैया की आपने? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर कि सिंध ओपन टेनिस एसोसिएशन है, इनका मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने नया नाज़ाबाद का जो वेन्यू जो है वो सेलेक्ट किया है फॉर द चैम्पियनशिप मैच। इससे पहले इसके जो है वो ट्रायल भी यहाँ पे हो चुके हैं और ये फैसिलिटी बिल्कुल नई फैसिलिटी अभी हमने इंट्रोड्यूस की है नया नाज़ाबाद के अंदर। और नया इसके टेनिस टोटल तीन टेनिस कोर्ट्स हैं और वो फुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेनिस कोर्ट्स हैं। और हम ये चाहेंगे कि ये जो आपने अभी बात की कि 8 साल के बाद हो रहे हैं, ये 8 साल के बाद नहीं होने चाहिए, ये हर साल होने चाहिए और नया नाज़ाबाद इसको जो है वो हर साल इसको सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा टेनिस के अलावा हमारे पास दूसरी भी फैसिलिटीज़ है, स्क्वॉश कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्क्वॉश है। तो हम ये चाहें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम जो है वो इन सब फैसिलिटीज़ में भी जो है वो इस किस्म के टूर्नामेंट मुनक्किद करें। बिल्कुल, अब्दुल समद साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर दीगर खेलों की भी सहूलतें यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि नया नाज़ाबाद के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब टेनिस और दीगर खेलों पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। मुख्तलिफ कोर्ट्स, मुख्तलिफ ग्राउंड्स यहाँ पर बना दिए गए हैं, जिसके वाइस खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद नया नाज़ाबाद जो ग्राउंड है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जी।